हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास व अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा क्षैतिज परास जो होता है आर, वो कितना होता है हमें पता है कि आर इक्वल्स होता है क्षैतिज परास आर इक्वल्स होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और हमारा जो मैक्सिमम हाइट होता है वो होता है u² साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल रखना है, यानी r इक्वल्स h रखना है। तो जब हम r इक्वल्स h रखते हैं तो हमारे को क्या मिलता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल्स u² साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से क्या क्या कट हो रहा है, हम कैंसिल कर देंगे। तो साइन से साइन स्क्वेयर कैंसिल आउट हो, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास फाइनली रिजल्ट में क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 2 कॉस थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स अपने पास आ जाता है 4। इस 2 को ऊपर ले गए, कॉस को नीचे ले आए, तो फाइनली हमारे पास आ गया टेन थीटा इक्वल्स 4। यानी हमें वो थीटा एंगल पता करना है जिस पर क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के बराबर हो जाए। तो वो प्रक्षेप कोण थीटा हमारा कितना आ गया, टेन इनवर्स 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 76 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 76 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो उसकी क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया पत्थर 2 सेकंड बाद 5 मीटर ऊंची मीनार के ठीक ऊपर से गुजरता है, तो पत्थर का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है कि हमने क्षैतिज दिशा ले ली, क्षैतिज दिशा हो गई, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। और जब हमने स्टोन को थ्रो किया है उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है 25 मीटर पर सेकंड। हमसे ये थीटा एंगल पूछा है, और थीटा एंगल कैसे पूछा है उसके लिए हमें एक हिंट दिया उसने कि यहाँ पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 5 मीटर, और यहाँ तक उसे पहुंचने में 2 सेकंड लगे। तो इसका मतलब हमें हिंट दे रखा है कि हमारा जो स्टोन है वो 2 सेकंड में 5 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी तय कर लेता है। तो हम ऊर्ध्वाधर गति की ही अध्ययन करेंगे, और हम ऊर्ध्वाधर गति की दूसरी समीकरण यूज करते हैं, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन दे रखा है 5 मीटर। प्रारंभिक वेग जो है हमारा वो y अक्ष के अनुदिश कितना होगा, इधर हमारा होगा u साइन थीटा, इधर क्षैतिज दिशा में कितना होगा u cos थीटा। तो u y का वैल्यू रखेंगे हम u साइन थीटा t प्लस 1/2, और त्वरण कितना लेते हैं हम माइनस जी टी स्क्वेयर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 5 u कितना है 25 साइन थीटा हमें नहीं पता, लेकिन टाइम हमें पता है 2 सेकंड। फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा 1/2, जी का वैल्यू अपने को 10 दे रखा है, और टी का वैल्यू टाइम कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 25 दूना 50 साइन थीटा, और 2 5 जा 10, और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये हो गया, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 साइन थीटा इक्वल्स 25। तो हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25/50, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा इक्वल्स 1/2। अब देखिए थीटा के कौन से मान पर साइन हाफ होता है, तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा
30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर ही साइन 30 डिग्री हाफ होता है। इसका मतलब 30 डिग्री पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ये 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर ऊंची मीनार के ठीक ऊपर से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्रक्षेपीय गति का एक उदाहरण है जिसमें किसी हमने पिंड को प्रक्षेपित किया है, और प्रक्षेपित जब हमने उसे किया है तो क्षैतिज से हमने 45 डिग्री कोण पर उसको फेंका है, और फेंकते समय उसका हमें गतिज ऊर्जा दिया हुआ है E। तो कहता है कि अधिकतम ऊंचाई पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने उसे U वेग से फेंका और उसकी गतिज ऊर्जा हमें E दे रखी है। अधिकतम ऊंचाई जो है उसकी हम A लेते हैं। A बिंदु पर, जैसा कि हम जानते हैं कि A बिंदु पर जो उसका परिणामी वेग होता है उसका क्षैतिज वेग ही होता है, और क्षैतिज वेग हम जानते हैं कि अगर थीटा कोण से फेंकें तो u cos थीटा होता है। तो यहाँ उसका वेग क्या होगा, फाइनल वेग उसका u cos थीटा ही होगा। ठीक है। अच्छा, जब हमने उसे फेंका तो फेंकते समय प्रारंभ में पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो E बराबर कितनी होगी, हाफ m u स्क्वायर होगी। ठीक है। अब देखो अधिकतम ऊंचाई पर तो अधिकतम ऊंचाई पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, E डैश बराबर हाफ m v स्क्वायर। यानी v क्या है, बिंदु A पर उसका वेग है, और बिंदु A पर उसका वेग कितना होता है, u साइन थीटा, u cos थीटा होता है, u cos थीटा होता है, क्योंकि उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है वहां पर, शून्य हो जाता है। यहाँ पर y दिशा में जो उसका वेग है वो कितना हो जाता है, 0, सिर्फ x दिशा वाला वेग बचता है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E डैश बराबर 1/2m u cos थीटा स्क्वायर। ये हो गया उसका वैल्यू। तो E डैश बराबर 1/2m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1/2m u स्क्वायर क्या है समीकरण 1 से, इसको हम E रख देते हैं। तो E cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया E cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी मदद से हम किसी भी प्रक्षेप कोण पर उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा पता कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ थीटा 45 दिया हुआ है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E cos 45 का स्क्वायर। cos 45 कितना होता है, √1/√हाफ होता है। तो ये हो गया E 1/√हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, E डैश इक्वल्स ये आ गई E/2। यानी उच्चतम बिंदु पर इस केस में 45 डिग्री के केस में जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। और अगर थीटा का वैल्यू कुछ और दिया होता तो उसी हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वो फाइंड कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो पिंड हैं और समान वेग से, दोनों के वेग समान है, 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं तो उनकी अधिकतम ऊंचाई के अनुपात क्या होंगे। पहली बात तो यहाँ पर कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, अगर हमें ये दो कोण दिए हुए हैं तो ये दोनों पूरक कोण हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों पूरक कोणों के लिए क्षैतिज परास क्या होते हैं, R1 बराबर R2। ये तो हमें पता है। अब हमें यहाँ पर दिया है कि उनके अधिकतम ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात करो। तो अधिकतम ऊंचाइयों का अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम विजुअली हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि हमने पहले को मान लीजिए 30 डिग्री कोण से फेंका और दूसरे को हमने 60 डिग्री कोण से फेंका। तो दोनों के दोनों जो है वो, ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। दोनों के प्रारंभिक वेग सेम है लेकिन दोनों के लिए हाइट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दोनों के लिए हाइट जो होंगी डिफरेंट होंगी। तो चलो हम इसको करके देखते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई जो होती है, अधिकतम ऊंचाई, तो उसका सूत्र क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई h का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। तो ये अगर हम ये जो फॉर्मूला है ये दो अलग अलग केसेस में यूज करें तो h1 इक्वल्स u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा 1/2g एंड h2 इक्वल्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा 2 बराबर क्या होगा, थीटा 2 बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम h2 इक्वल्स रख दें u स्क्वायर, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, सीधा वैल्यूज पुट करके तो ये सॉल्व 1 सेकंड में ही हो जाएगा, लेकिन और भी क्वेश्चन इस तरीके के हम कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2g आ जाएगा। तो अब यू स्क्वायर बाई 2g और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये उसका कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये थीटा 1 थीटा 2 के किसी भी मान के लिए हो सकता है, बस वो पूरक होने चाहिए, उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब h1 बाई h2 निकालते हैं, देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। h1 की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g और h2 को इसके अपॉन में रखा मैंने यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। जब इसको कैलकुलेट करूंगा 2g से 2g कट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा 1। अब देखो यहाँ थीटा 1 हम मान लीजिए हम 30 डिग्री को मान रहे हैं, तो थीटा 2 कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो वहां पर रिजल्ट क्या आ गया 10 30 डिग्री स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। और आपको पता है h1 बाई h2 इक्वल्स 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 एंड स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू हमारे पास आ गया 1/3। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला भी बना है कि कोई भी केस हो तो उसमें हम टेन स्क्वायर थीटा 1 ये रिजल्ट में सीधा वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं। ये कब यूज करते हैं हम, जब हमारे को दो ऐसे कोणों पर दिया हुआ हो जो क्या है पूरक कोण है, तो दोनों के लिए u का मान जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम वेग से थ्रो करें तो उनकी मैक्सिमम हाइट के जो रेशियो होते हैं वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकने पर वो t1 समय पर h ऊंचाई की मीनार के ठीक ऊपर से निकलता है तथा शेष t2 समय वो धरातल पर गिरने में लग जाते हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि t1 और t2 का जो गुणा है वो 2h बाई जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो मीनार है, यहाँ से हमने u वेग से पिंड को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, वो यहाँ से मीनार के ठीक ऊपर तक पहुंचने में t1 समय लेता है और बाकी समय जो है उसका धरातल तक आने में लगता है वो t2 लगता है। तो इसका मतलब एक चीज तो ये क्लियर हो गई, t1 प्लस t2 जो है ये जो टोटल टाइम है वो क्या हो गया उसका उड्डयन काल हो गया। तो पहला जो चीज है वो हम यही लेते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल कितना हुआ उसका t बराबर हो गया t1 प्लस और t2, और हम जानते हैं कि उड्डयन काल का जो सूत्र होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ये होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं u साइन थीटा जो हमें नहीं पता है वो निकाल लेते हैं। तो g को ऊपर ले जाते हैं, 2 को अपॉन में ले जाते हैं और t1 प्लस t2, ये इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पर ना तो हमें u पता और ना साइन थीटा पता, तो u साइन थीटा को जो है हमने यहाँ पता कर लिया। g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है यहाँ पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसके बारे में तो हमें पता ही है। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ऊर्ध्वाधर गति का अध्ययन करते हैं। कहाँ से, O से और P तक क्या करेंगे हम ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल मोशन गति की सेकंड समीकरण यूज करते हैं। तो वो क्या होगी, वो होगी y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ मान रख देते हैं सब। तो y की वैल्यू कितनी है, कितनी हमने यहाँ h ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, तो t1 समय में
वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी ऊंचाई तय कर गया, h। विस्थापन कितना है उसका, h है। और प्रारंभिक वेग कितना है उसका, u साइन थीटा है। और यहाँ पर त्वरण क्या होता है, माइनस जी होता है। तो ये सब वैल्यूज यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या बनेगा हमारे पास, u साइन थीटा इंटू समय कितना है वहां तक जाने में, t1, प्लस हाफ त्वरण कितना है, माइनस जी, और t1 स्क्वायर। अब देखो ये u साइन थीटा जो है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से रख देंगे। तो h इक्वल्स कितना आ जाएगा, g/2 और t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस जी t1² 2। ये बन गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जी t1/2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा t1 प्लस t2 माइनस t1। हमने क्या किया, जी t1 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ कितना बच गया, t1 प्लस t2, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ t1 बच जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आ गया जी t1/2। अब यहाँ पर t1 से t1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास t2 आ गया। तो जी t1 t2/2। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था। तो हमारे पास पहले तो आ गया h, जी t1 t2/2। तो यहाँ से t1 t2 इक्वल्स क्या हो गया, 2h/g, हेंस प्रूव। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी प्रक्षेपीय गति में एक फिक्स रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यूज अगर हमें दी हो तो हम सीधा रिजल्ट में पुट करके और रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह t1 और t2 समय पर धरातल से समान ऊंचाई h से गुजरता है। तो सिद्ध करना है कि h बराबर जी t1 t2/2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक ऊंचाई h है, ये दूसरी ऊंचाई h है। तो जब वो यहाँ से गुजरता है तो समय t1 होता है, जब वो यहाँ से गुजरता है तो समय t2 होता है। दोनों ऊंचाइयां समान है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि जी t1 t2/2 है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग का घटक है u साइन थीटा और क्षैतिज दिशा में u cos थीटा, थीटा यहाँ पर प्रक्षेप कोण है, u प्रारंभिक वेग है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर गति O से A तक लेते हैं। ये हमारा O बिंदु है, और O से A तक, O से A तक ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर गति की सेकंड समीकरण यूज कर लेते हैं। तो वो क्या होगी, O से A तक y बराबर uy/t प्लस हाफ ay/t²। अब यह मान रख देते हैं। तो हमने ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई तय करी है, बिंदु A तक h, और हमारा ऊपर की तरफ वेग कितना है, u साइन थीटा, और हमें वहां तक जाने में समय कितना लगा, t1। और ये हमने त्वरण का मान माइनस जी रख दिया, -g/2। समय कितना है, t1²। इक्वेशन 1 हो गई। हमें यहाँ u साइन थीटा हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, O से B तक करते हैं। तो देखो O से B तक, यहाँ तक समय कितना लगा, t2। ऊंचाई कितनी है ऊर्ध्वाधर, h। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गति की वही सेकंड समीकरण ऊर्ध्वाधर दिशा में ही लगानी है। तो y इक्वल्स uy/t प्लस हाफ ay/t²। अब हम फिर वापस यहाँ वैल्यूज रखते हैं। तो ऊंचाई कितनी है जो हमने तय की है ऊर्ध्वाधर, यानी विस्थापन h हो गया। वेग, प्रारंभिक वेग u साइन थीटा ही है। अब हमें समय कितना लगा बिंदु B तक पहुंचने में, t2। त्वरण कितना है, -g/2 और t2²। इक्वेशन हो गया 2। अब 1 और 2 जो है दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो दोनों इक्वेशन में h आ रहा है, h बराबर दोनों को अगर हम इक्वल रखते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है u साइन थीटा t1 माइनस जी t1²/2 इक्वल्स u साइन थीटा t2 माइनस जी t2²/2। तो यहाँ से हम इस स्टेप को उठा करके इस तरफ ले आएंगे। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u साइन थीटा t1 माइनस u साइन थीटा
t2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले पद को उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा GT1²/2 माइनस GT2²/2। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम u sin थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u sin थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा T1 माइनस T2। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, g/2 कॉमन ले लेंगे तो T1² माइनस T2² आ जाएगा। ये वाला स्टेप अगर हम दोबारा लिखें तो g/2 हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2, इस तरह से। अब ये देखो, ये आ गया u sin थीटा, T1 माइनस T2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा g/2 और T1 प्लस T2 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, ये हमने इक्वेशन 3 ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया, u sin थीटा बराबर g/2 T1 प्लस T2। अब इसको क्या करते हैं हम, ये जो समीकरण 3 है इसको एक में रख देंगे। तो अगर इसको हम एक में रखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, समीकरण 1 का h बराबर, यहाँ आ गया g/2 T1 प्लस T2 और ब्रैकेट बंद, और बाहर कितना है T1 माइनस GT1²/2। तो h इक्वल्स, अब देखो यहाँ पर g T1/2 कॉमन आ रहा है, अंदर T1 प्लस T2 माइनस T1 बच रहा है, T1 से T1 कट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया h इक्वल्स g T1 T2/2। और हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब अपना, किसी पिंड को 30 डिग्री के प्रक्षेप कोण से फेंकने पर वह धरातल से 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। यानी 30 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर उसका क्षैतिज परास 3 किलोमीटर है। तो वो कहता है कि वो कोण ज्ञात करो, वो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो जिस पे पिंड का जो क्षैतिज परास है वो 5 किलोमीटर हो जाए। कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं कि अब वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए मैं बना देता हूँ कि ये हमें दे रखा है, ये रेंज दे रखी है हमें आर। अब आपने ने जो फेंका है वो यू वेग से फेंका है और अपने को थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ये रेंज अपने को शुरू में दे रखी है 3000 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो क्षैतिज परास होता है, क्षैतिज परास, इसका जो मान होता है आर बराबर, वो होता है u² साइन 2 थीटा बटे जी। अब अपने को यहाँ पर आर दे रखा है, अपने क्या करते हैं u² और साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स, यहाँ पर 3000 रख देता हूँ मैं, तो मैं u²/g निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 2 6 √3 आ जाएगा। u²/g का ये वैल्यू आ गया। अब देखो, अपने पास में u²/g का जो वैल्यू आया है, और हम जानते हैं कि ये ये जो होता है u²/g, ये 45 डिग्री कोण फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज परास है। यानी आर मैक्सिमम का जो मान होता है वो आप जानते हो u² साइन ट्वाइस 45 डिवाइडेड बाई जी होता है। यानी 45 डिग्री पर फेंकने पर जो क्षैतिज परास है मैक्सिमम होता है। तो ये देखो u²/g बच गया, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब u²/g का जो वैल्यू आया है वो आया अपने पास 6000/√3, और 6000/√3 का मतलब हो गया कि अपने 6000 डिवाइड बाई 1.7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता हूँ कैलकुलेट करके, ये आ जाएगा आपका लगभग, मैंने निकाल के रखा है 3464 मीटर, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस u वेग से अगर आप फेंकते हो और अगर आप थीटा का मान 45 डिग्री भी कर देते हो
तो भी मैक्सिमम जो रेंज है वो 3464 मीटर है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर दूर फेंकना है, यानी 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। तो पॉसिबल ही नहीं है ये संभव नहीं है कि हम उसे क्या करें, 5000 किलोमीटर तक फेंक सकें, क्योंकि जो अपने को कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से वो मैक्सिमम इस इस वेग से मैक्सिमम हम उसे 3464 मीटर तक ही फेंक सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे ये कंपटीशन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, और इसमें आपको क्या कर रखा है कि कोई आपको पार्टिकल दे रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और किसी समय टी पर जो पिंड है उसके निर्देशांक आपको एक्स वाई दे रखे हैं समय के रूप में। आपको क्या करना है, उसका प्रारंभिक वेग, प्रक्षेप कोण और त्वरण ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको गति की समीकरण आने चाहिए, प्रक्षेप्य गति की समीकरण। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। आपको इस तरह से प्रक्षेप्य पथ की समीकरण आनी चाहिए। यू वेग से फेंका, क्षैतिज दिशा में आपको पता है अगर थीटा कोण से आपने प्रोजेक्ट किया तो यू कॉस थीटा इसका क्षैतिज वेग होगा प्रारंभिक, और यू साइन थीटा जो होगा इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज वेग होगा। ठीक है। अब देखो, हमें अगर मान लीजिए हम ऊर्ध्वाधर दिशा में हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की जो समीकरण होती है सेकंड, उसको यूज करते हैं। तो वो सेकंड समीकरण y इक्वल्स क्या होती है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ये होती है। अब जो वैल्यूज पता है हम वो एक बार रख देते हैं यहाँ पर। यू वाई का मतलब यू साइन थीटा टी, और यहाँ पर प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर, ये हो गया। अब अपने को y कोऑर्डिनेट दिया क्या हुआ है, अपने को y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 8t-5t स्क्वेयर। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अगर हम 1 और 2 की तुलना करें, 1/2 की तुलना, क्योंकि जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो इक्वेशन 2 है, ये देखो y कोऑर्डिनेट, और जो हमने निकाला है वो ये रहा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम t के गुणांक कंपेयर करते हैं। तो t के गुणांक u साइन थीटा यहाँ 8 है, तो u साइन थीटा कितने के बराबर हो गया, u जो साइन थीटा है वो 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, u साइन थीटा 8 के इक्वल हो गया। यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं निकला, अभी हम और आगे देखते हैं। दूसरा स्टेप जो देते हैं टी स्क्वेयर, इधर हमारे पास टी स्क्वेयर है, तो इधर गुणांक क्या है हाफ ए वाई, और इधर क्या है -5, तो इधर से हो गया अपना हाफ ए वाई इक्वल्स -5। यहाँ से ए वाई कितना आ गया, -10 आ गया अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो माइनस में ही आना था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में एक चीज तो आ गई, क्या, कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण है ए वाई वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हम आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे। तो हम क्या करते हैं कि क्षैतिज दिशा में गति की सेकंड समीकरण, ये सारा का सारा जो स्टडी कर रहे हैं हम एक पी पॉइंट के लिए कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि टी समय पर एक्स वाई टी ले लेते हैं। टी समय पर वो ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई विस्थापन हो गया और क्षैतिज दिशा में उसका एक्स विस्थापन हो गया, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो क्षैतिज दिशा का जो विस्थापन है उसके लिए क्षैतिज गति की समीकरण लगा देंगे, और क्षैतिज गति की समीकरण क्या होती है वो हमें पता है, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब देखो हमें जो दिया है, हमें दिया जो हुआ है वो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 6t, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 हो गई, ये 6 हो गई। तो हम क्या करेंगे अब, 5 व 6 की तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट को शो कर रही हैं। तो 6 और 5 x इक्वल्स, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर t का गुणांक देखेंगे ux, और यहाँ है 6। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ux हो गया, ux का मतलब क्या है, u cos थीटा, वो कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 7। एक बार हम इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो यहाँ से अब देखो t, t का गुणांक तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ax जो है 1/2 ax कितना होगा 0।
तो ax का वैल्यू क्या होगा 0। ये हो गया इक्वेशन 8। अब सबसे पहले जो हमने रिजल्ट निकाले हैं उसमें हम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी जिसमें एक्सेलरेशन है 4 एंड 8, तो हम क्या करते हैं 4 व 8 से, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र का रूट, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 10 का स्क्र, यानी 10 ही आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्र आ गया, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। दूसरी चीज, अपने को इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7 को देखना है, तो अपने क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 7, 3 डिवाइडेड बाई 7 u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, देन 8/6 आ गया, तो u से u कट हो गया, तो ये क्या बन गया tan थीटा इक्वल्स 4/3, देन थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 4/3, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रक्षेप कोण है हमारा, प्रक्षेप कोण थीटा वो कितना आ गया, वो tan इनवर्स 4/3 हमारे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ प्रारंभिक वेग रह गया। तो प्रारंभिक वेग अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे समीकरण 3 जो है उसका स्क्वायर करके 4 के स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे। समीकरण 3 हमारे पास कहाँ है, ये रही, समीकरण 4 कहाँ है, ये रही, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल स्क्वायर करते हैं, तो हम करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इनके राइट साइड का करेंगे तो 8 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर, तो साइन यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन यू स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 64/36, तो ये कितना हो जाएगा 100, देन यू कितना हो गया √100, देन ये कितना हो गया 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। चलो जी एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट है नियत क्षैतिज चाल से धरातल से 3400 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरता है, धरातल से देखने पर 10 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसकी चाल क्या होगी। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, उसका जो वेग है u कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट है। अब क्या हुआ, धरातल पर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इसको देखना शुरू करता है, तो उसे ये ए बिंदु पर दिखाई देता है, और 10 सेकंड बाद वो उसे यहाँ बी बिंदु पर पहुंच जाता है एयरक्राफ्ट। अब ये जो हमें पूरा कोण दे रखा है ये 30 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो हमें 10 सेकंड दे रखा है। तो अब हमसे वो ये पूछता है कि ये जो वेग है एयरक्राफ्ट का वो क्या है। तो हम बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करते हैं यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं और एक बीच में पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 10-15 डिग्री निकाल लेते हैं, 10-15 डिग्री, तो क्या होगा 15 डिग्री के सामने लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो 10-15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब AC अपॉन आधार OC। अब आधार की ऊंचाई कितनी है, ये अपने को दे रखी है 3400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से AC डिस्टेंस जो होगी वो कितनी आ जाएगी, OC 10-15 डिग्री, OC कितना है 3400 एंड 10-15 डिग्री, इतना आ गया AC। अब जितना AC है उतना ही CB है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो क्या होगा, वो हो गया AB इक्वल्स AC प्लस CB, यानी ट्वाइस AC का 2 गुना। तो AB इक्वल्स कितना आ गया 2 इंटू 3400 इंटू 10-15 डिग्री। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड,
यानी 10 सेकंड के अंदर वो ए से बी तक पहुंच जाता है और आंख पर जो कोण बनता है 30 डिग्री बनता है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स, तो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 × 3 4 00 10 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो से जीरो कट कर दिया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जीरो इंटू, अब 10 15 डिग्री का जो है वो हमें देखना पड़ेगा कितना होता है वैल्यू। तो ये आता है 0.267। कैलकुलेटर से भी हम देख सकते हैं, और अगर हम इतना छोड़ देंगे तो भी सही होगा। तो ये आ जाएगा लगभग 182.2। क्या है ये, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो हमारे एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी 182.2 मीटर पर सेकंड होगी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्षैतिज दिशा में 1960 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है और पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु ए के ऊपर से गुजरता है तो एक बम छोड़ता है। यह बम पृथ्वी पर बिंदु बी पर गिरता है, तो ए से बी की क्षैतिज दूरी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि आपको मान लीजिए यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट दिया हुआ है जो u बराबर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ग्राउंड से आपको एक हाइट दी हुई है। जब ये ए बिंदु के ठीक ऊपर होता है तो यहाँ से ये एक बम रिलीज करता है। अब बम जब इसके साथ अटैच था तो उसका भी वेग कितना था, 600 किलोमीटर पर आवर। जब बम इससे फ्री हो गया तो उसमें वही क्षैतिज वेग रहेगा 600 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ उसका वेग बढ़ता जाएगा और कुछ समय बाद वो बिंदु बी पर आकर गिर जाएगा। तो हमें ये रेंज पता करनी है कि ये रेंज यानी वो क्षैतिज में ए से बी तक कितनी दूरी आगे गिरा। यानी बम जहां छोड़ा वो सीधा वहां नीचे नहीं आएगा, क्षैतिज वेग के कारण वो आगे बढ़ गया और वो आगे जाकर गिरा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि क्षैतिज ये क्षैतिज प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज वेग है u, वही प्रारंभिक क्षैतिज वेग कहलाएगा, और ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग जो है यहाँ पर वो 0 है, और त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्षैतिज परास निकालने के लिए समय की जरूरत होगी, यानी ओ से लेकर बी तक उसे ये पथ तय करने में कितना समय लगा। तो ये जो समय है ये उतना ही है जितना उसे ओ से धरातल तक आने में लगा है। तो हम ऊर्ध्वाधर गति की समीकरण यूज करके ये मान ज्ञात कर लेंगे, और ये जो ऊंचाई दे रखी थी हमें ये है 1960 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि ऊर्ध्वाधर गति की सेकंड समीकरण कहाँ से, ओ से ए। तो हम क्या लेंगे, y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसे धरातल तक आने में t समय लग रहा है। तो अभी ऊंचाई कितनी है 1960 जो उसने ऊर्ध्वाधर तय की है। प्रारंभिक वेग कितना था ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर 0, प्लस हाफ, त्वरण कितना है 9.8 टी स्क्वेयर। यहाँ पर गति नीचे की तरफ हो रही है, इसीलिए हमने सुविधा के लिए इसको भी प्लस में ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 9.8, ये कितना हो गया 4.9। तो ये आ गया 4.9 टी स्क्वेयर इक्वल्स 1960। तो टी स्क्वेयर इक्वल्स कितना हो गया 1960 ओवर 4.9। आप क्या करो, 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी आपकी 1960, एक जीरो और बढ़ा दो और ये नीचे हो जाएगा 49। तो 49, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 19। तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो आपका टी स्क्वेयर इक्वल्स आ जाएगा 400। तो टी इक्वल्स आ जाएगा √400, यानी 400 का रूट कितना होगा 20। तो आपका आ जाएगा 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में ये बॉम्ब जो है ये धरातल पर आ जाएगा। ठीक है, अब इतने समय में ये क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करेगा? तो जो क्षैतिज वेग दे रखा हमें यू एक्स, जो यू है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो इसे 600 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने 2 से काट देते हैं 9, और ये कट गया 300। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 100। तो हमारे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 3, इतना मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्षैतिज गति की सेकंड समीकरण यूज कर लेते हैं। तो क्षैतिज गति की समीकरण में x इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें पता है कि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। क्षैतिज दिशा में त्वरण हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। तो क्षैतिज परास हमने कितना लिया r, देन r इक्वल्स कितना हो गया? यहाँ पर हमारे पास कितना था 500 डिवाइडेड बाई 3, और टाइम तो वही लगता है 20 सेकेंड प्लस 0। तो ये रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास? 5 दूनी 10, और ये हमारे पास 2 0 और आ गए, और डिवाइडेड बाय 3, ये अपने पास मीटर में आ गया। ठीक है, तो इतना अपने पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम किलोमीटर में बदल दें तो ये हो गया 10/3 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.3 किलोमीटर। यानी जहां से उसने छोड़ा था वो सीधा वहां नीचे नहीं आया, उसमें क्षैतिज दिशा में गति थी तो वो नीचे की तरफ आया और क्षैतिज दिशा में बढ़ता गया, और लास्ट में बिंदु बी पर आकर गिरा, जो कि यहाँ से 3.3 किलोमीटर दूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ यहाँ पे, कि मान लीजिए ये धरातल है जिसे हमने एक्स अक्ष लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो बिंदु है इसे ओ मान लिया हमने। यहाँ पर हमने एक गन लगा रखी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन जो होती है धरातल से किसी फाइटर जेट या फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए होती है। तो इसको हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक प्लेन है, फाइटर प्लेन जो है उसके ठीक ऊपर से, इसके ठीक ऊपर से, यहाँ से, ये इसके ठीक ऊपर से, यहाँ से ऊपर से निकलता है। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से निकलता है सामने की तरफ, वैसे ही यहाँ से यू वेग से एक फाइटर एंटीक्राफ्ट गन से, यानी एक तोप से गोला दागा जाता है। और वो जो गोला दागा जाता है वो किस कोण पर दागा जाता है कि वो इस फाइटर प्लेन को क्या, इसको हिट कर जाए। तो हमारा जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और उसको ग्राउंड से कोई हाइट उसका दे रखा है हमें। अब देखो कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि अगर ये इसको हिट करेगा तो ये वो पोजीशन हो गई जहां ये इसको हिट करता है। इस पोजीशन को मैं ए ले लेता हूँ, और ये जो पोजीशन है वो इस टाइम ये ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई वाई। ये कुछ भी दे रखा है हमें, कुछ भी हमें दे रखा है। तो उस उतने समय के अंदर ये क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना हुआ? x। अब यहाँ पर जो हमें, जो पैरामीटर्स जो हमें दे रखे हैं, धरातल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई, यानी ये हमें कितना दे रखा है? 1500 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये जो फाइटर प्लेन है, ये प्लेन जो है इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगी। वो दे रखी है अपने को 720 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखा है। और जो हमें, जो यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है हमें।
तो अब सीधी सीधी बात यह है कि इससे बुलेट दागने पर अगर वो ये एयरक्राफ्ट को लगेगी तो यहाँ कंडीशन ये है कि बुलेट उस समय में जितनी क्षैतिज दूरी तय करेगी, एयरक्राफ्ट भी उस समय में उतनी ही क्षैतिज दूरी तय करना चाहिए। तभी ये दोनों जाकर के, दोनों की जब क्षैतिज दूरियां उस टी समय में बराबर होंगी, तभी ये बुलेट जाकर के इस बुलेट जाकर के इस एयरक्राफ्ट को हिट करेगी। ठीक है, तो मान लिया हमने, ये मान लिया कि माना हमने सॉल्यूशन में मान लिया कि माना टी समय बाद, टी समय पश्चात जो बुलेट है वो क्या करती है, फाइटर फाइटर प्लेन को ए पर हिट करती है। ठीक है, ऐसा हमने कंडीशन ले ली। हमें यहाँ पर थीटा पता करना है कि थीटा कितना है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो टी समय में जो प्लेन है, फाइटर प्लेन के द्वारा तय की क्षैतिज दूरी, वो क्षैतिज दूरी कितनी होगी, x बराबर वो हो जाएगी vx इंटू टी। ठीक है, और इसी प्रकार बुलेट द्वारा टी समय में तय की गई क्षैतिज दूरी x बराबर वो भी कितनी होगी ux t, और ux कितना है u cos थीटा, क्योंकि हमें पता है हमें इसे रिसॉल्व करना है। तो इधर कितना आ जाएगा वेग u cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा u sin थीटा, ये तो हम जानते ही है, u cos थीटा इंटू टी। अब इक्वेशन 1 है और 2 है, 1 इक्वल्स 2 होना चाहिए, तो u cos थीटा t इक्वल्स कितना हो जाएगा vx t, t से t कट हो गया, तो यहाँ से अपने को cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा vx अपॉन u। बट यहाँ पर अपने को जो vx दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, vx जो अपने को दे रखा है वो 720 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड में 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो vx का मान तो रख दिया हमने 200, और u का मान कितना दे रखा है हमें 600, 1/3 आ गया। यानी हमारे पास cos थीटा का मान जो है वो 1/3 है, तो प्रक्षेप कोण क्या होगा cos इनवर्स 1/3। तो ये हमारे पास आ गया किस प्रक्षेप कोण पर प्लेन को मार गिरा सकता है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, पहला रिजल्ट ये है। लेकिन ये क्वेश्चन में और पूछता है कि और भी इसमें हमको निकालना है कि मान लीजिए ये जो गोला हमने दागा है, ये गोला हम कितना अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई, हमसे अधिकतम ऊंचाई और निकालनी है हमें, अधिकतम ऊंचाई h। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u का वैल्यू कितना है यहाँ पर 600 स्क्वायर, और साइन का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, कॉस का है, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अपॉन 2 इंटू जी, और जी का वैल्यू हम यहाँ पर कितना ले लें, जी का वैल्यू चाहे तो आप 10 ले लो सुविधा के लिए, तो 10 ले लिया हमने, तो h इक्वल्स ये हो जाएगा अपना 640 हो जाएंगे ना। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1/9 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20, 0 से 0, और ये इससे ये कट जाएगा,
तो 18,000 आ जाएगा। और 9 में से 1 गया 8, 8/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 8/9। तो ये कितना आ जाएगा? तो 9 दूनी 18, 2,000, और ये आ गया अपना 16,000 मीटर। यानी कहने का मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर तक जा सकता है धरातल से? ये ज्यादा से ज्यादा धरातल से 16,000 मीटर तक जा सकता है, यानी 16 किलोमीटर तक जा सकता है। तो अगर इस फाइटर प्लेन को इस बुलेट से हिट ना करने की कंडीशन देखें हम, कि फाइटर प्लेन सेफली निकल जाए, तो इसे अपनी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से बढ़ाकर कितनी करनी पड़ेगी? 16,000 मीटर करनी पड़ेगी, यानी 16 किलोमीटर ऊपर करनी पड़ेगी। अगर 16 किलोमीटर से नीचे रहेगा तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी जब ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की बुलेट इस प्लेन को हिट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान पर धरातल से 490 मीटर ऊंचाई पर है। ये लीजिए, धरातल से वो 490 मीटर, ये धरातल पर ओ हो गया, वो यहाँ खड़ा है ए पॉइंट पर। अब ये ऊंचाई जो अपने को दे रखी है वो 490 मीटर दे रखी है। यहाँ से वो कोई पत्थर क्षैतिज दिशा में फेंकता है, और किस वेग से फेंकता है पत्थर को? वो फेंकता है 15 मीटर पर सेकंड की वेग से। अब जब वो पत्थर को फेंकता है तो पत्थर जो है क्षैतिज दिशा में उसे प्रारंभिक वेग दे देता है वो 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जो उसका वेग होता है, प्रारंभिक वेग, वो 0 होता है। अब यहाँ पर लगता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण उसे नीचे की तरफ खींचता है, पर क्षैतिज दिशा में उसका वेग जो है वो शुरू से आखिर तक नियत रहता है, और वो धरातल पर आकर के और कहीं पर बिंदु बी पर गिर जाता है। इस पूरी गति के दौरान ए से बी तक उसका जो क्षैतिज वेग रहता है वो 15 मीटर पर सेकंड ही रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जब उसने गति प्रारंभ की तो उसका वेग कितना रहता है? 0। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ता जाता है। बिंदु बी पर उसमें दो लंबवत वेग होते हैं, एक क्षैतिज वेग होता है जो होता है 15 मीटर पर सेकंड, और एक ऊर्ध्वाधर वेग होता है, और वो वेग हमें और यहाँ ज्ञात करना है जिससे हम परिणामी वेग निकाल सकें। तो ये दोनों चीजें हम कैसे करेंगे? तो करेंगे तो समय निकालना है एक तो हमें। तो समय निकालना तो बिल्कुल आसान है। ऊर्ध्वाधर गति में हम ए से ओ तक विस्थापन ले लेंगे 490, त्वरण ये हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। तीन चीजें जब हमें पता होती हैं तो चौथी चीज हम निकालते हैं, ए से बी तक समय निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति की सेकंड समीकरण से, और इसको हम कहाँ से लगाएंगे? ए से ओ तक। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। y कितना है? 490, यू वाई कितना है? 0, 1/2, त्वरण कितना है? 9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो ये 9.8 से हो जाएगा 4.9, तो टी स्क्वेयर इक्वल से आ जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 4.9। अगर आप इसे टन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाएगा 490049, और ये कितना आ जाएगा? 100। तो ये आ जाएगा 100, तो टी इक्वल्स कितना हो जाएगा? √100। तो ये हो जाएगा अपना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आएगा ना, टाइम है, तो 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड लगते हैं उसे यहां से यहां तक आने में। ठीक है, अब एक चीज तो हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है बिंदु बी पर, एक तो उसका वेग इस डायरेक्शन में है vx, जो कि वही रहेगा 15 मीटर पर सेकंड। हमें ऊर्ध्वाधर वेग निकालना है उसका यहाँ पर vy, कि 10 सेकंड में उसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे? गति की फर्स्ट समीकरण, कहाँ से? ओ से
ए तक। ठीक है, वही ए से ओ लिख दो, ए से ओ, यानी जब वो बिंदु बी पर होता है तो उसका ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वेग कितना होता है, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई निकालना ना हमें, तो यू वाई कितना है, वो तो जीरो है। ए त्वरण कितना है, 9.8 है, और टाइम कितना लिया था हमने, 10 सेकेंड। तो रिजल्ट कितना आ गया, 98 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कितना हो गया, 98 मीटर पर सेकेंड। तो परिणामी वेग क्या आएगा यहाँ से, परिणामी वेग v। तो b पर जो परिणामी वेग आएगा वो कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे। तो इसका रूट मैंने सॉल्व कर लिया ताकि टाइम अपने पास कम लगे, और ये आंसर आ जाएगा 99.14 मीटर पर सेकेंड। इनका स्क्वायर करके हल सॉल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम, कि किसी चट्टान के शीर्ष से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ये क्षैतिज दिशा हो गई एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ शीर्ष से मान लीजिए हमने किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंका, तो क्षैतिज दिशा में उसका जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन में वो कहता है कि वो समय ज्ञात करो जब पिंड का क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग बराबर हो जाए। तो वो कोई भी पोजीशन हो सकती है, मान लो वो ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे क्षैतिज वेग जो है वी एक्स है और ऊर्ध्वाधर जो वेग है वी वाई है, ये दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि माना टी समय पर पिंड का क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर वेग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो गति की प्रथम समीकरण है, ठीक है ना, किधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वो लगाते हैं हम कहाँ से, ए से पी तक। तो वी वाई बराबर क्या है, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब देखो जब हमने उसे क्षैतिज दिशा में फेंका, तो क्षैतिज दिशा में हमारा क्षैतिज वेग तो इतना है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग कितना है वहां पर, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से, और हमें इस टी समय पर वी वाई का मान कितना बताया उसने, वो यू एक्स के बराबर है, यानी वी एक्स के बराबर है, और वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये यू एक्स लिख दो, वी एक्स लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है क्षैतिज वेग। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 9.8 बराबर जीरो, और ये कितना हो गया 9.8, त्वरण कितना है नीचे की तरफ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इंटू टी। तो हमारे पास टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9.8 अपॉन 9.8, यानी 1 सेकेंड। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी पेड़ पर एक बंदर बैठा है। ये एक पेड़ है जिस पर एक बंदर बैठा है। बंदर जो बैठा है उसकी पोजीशन है एम। ठीक है, अब धरातल पर एक शिकारी है जो पोजीशन ओ पर है, और ये अपनी जो गन है उसको मंकी की तरफ, इस तरफ एम करता है, टुवर्ड्स मंकी, इस बंदर की तरफ एम करता है। तो एम करता है जब ये बंदर की तरफ, और यहाँ से यू वेग से ये एक बुलेट फायर करता है, थीटा कोण पर करता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से इसने बुलेट को फायर किया, उसी समय वहां से मंकी जो है वो नीचे की तरफ फ्री फॉल करता है, यानी वो यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बुलेट फायर किया हमने, ये बुलेट उस मंकी को लगेगा, क्या ये
बुलेट मंकी को लगेगा। अब बुलेट का मंकी को लगना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये मंकी जो है वो एम से गिरा और गिर करके ऊर्ध्वाधर सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। इधर से जो हमारी बुलेट है वो भी अपना प्रक्षेप्य पथ तय करके आगे बढ़ रही है। अब जितने समय में मंकी नीचे गिरता है, अगर इतने ही समय में बुलेट उतनी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरी तय करके इस बिंदु पर पहुंच जाए तो इस मंकी को ये बुलेट हिट कर जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक शिकारी है जिसने अपनी गन का मुंह इस पेड़ पे बैठे हुए मंकी की तरफ कर रखा है और ये जैसे ही यहाँ से बुलेट फायर करता है यू वेग से, वैसे ही मंकी यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप होता है और मंकी फ्री फॉल करता है, यानी उसका प्रारंभिक वेग नीचे की तरफ 0 है। मंकी नीचे की तरफ गिर रहा है, बुलेट आगे की तरफ बढ़ रही है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो मंकी नीचे गिर रहा है ये बुलेट इसको लगेगी, तो हमने एक कंडीशन ले ली। हम कहते कि हाँ ये लगेगी। कितने समय पर? टी समय पर। तो टी समय पर अगर ये बुलेट लगती है तो मान लीजिए ये दोनों मंकी और बुलेट जो है ए पोजीशन पर एक दूसरे को मिलेंगे। अब ये जो ए ऊंचाई है धरातल से, ये हमने एक बार वाई मान ली और धरातल पर ये बिंदु बी ले लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको हमारा जो u वेग है उसे रिजॉल्व करना है। तो इसका इस डायरेक्शन में घटक जो होगा u cos थीटा होगा। तो बुलेट लगातार u cos थीटा वेग से क्षैतिज दिशा में बढ़ेगी और इस तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका प्रारंभिक वेग होगा u sin थीटा और उसके बाद उसका वेग लगातार घटता जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना टी समय बाद जो बुलेट है मंकी को हिट करती है। ठीक है, अतः टी समय में बुलेट द्वारा तय क्षैतिज दूरी कितनी तय करी, ये वाली जो दूरी है ये हमें बतानी है। तो क्या होगा, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं प्रक्षेप्य गति में जो बुलेट का क्षैतिज त्वरण होगा वो 0 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हम t का मान निकाल लेंगे, x बटे u cos थीटा। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुलेट जो है t समय में कितना क्षैतिज दूरी तय करती है समीकरण 1 के अनुसार। अब हम देखते हैं कि t समय में बुलेट यानी गोली, बुलेट का मतलब गोली, बुलेट द्वारा तय ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए वही गति की समीकरण, सेकंड समीकरण प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y का मान निकालते हैं, ये b से a जो विस्थापन है y, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग u sin थीटा और t का मान ऊपर से रख देंगे x बटे u cos थीटा, ये रख दिया हमने। और माइनस यहाँ g बटे 2 और t रहने देंगे यहाँ पर, t का मान यहाँ नहीं रखेंगे, एक बार इतना ही करेंगे हम। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से u से u कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस जी टी स्क्वेयर बाय 2। ये चीज आ गई, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 2। इस इक्वेशन को एक बार हम यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने गोली के लिए निकाल लिया x और y, तो ये a जो पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट x y हो गए। अब हम बात करते हैं मंकी।
तो टी समय में बंदर यानी मंकी द्वारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापन वो हम निकाल लेते हैं। तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो मान लीजिए मंकी जो है वो ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है और वो y डैश उसका विस्थापन हुआ, तो y डैश इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब ये मंकी के लिए है ये केस, तो यहाँ पर देखो y डैश इक्वल्स मंकी का प्रारंभिक वेग क्या है, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है तो प्रारंभिक वेग, मंकी जो नीचे की तरफ गिरा था तो उसका प्रारंभिक वेग जो था यहाँ से वो कितना था, 0 था, ठीक है, प्लस 1/2 नीचे की तरफ गति में त्वरण को हमने g प्लस में ले लिया तो जी टी स्क्वेयर, और t का मान तो हम नहीं रखेंगे, हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, तो हमारे पास y डैश आ गया हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हो गई हमारी 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये आ गया। अब हम अपने समकोण त्रिभुज में देखते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज जो है कौन सा, ओ बी एम में, इस समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि एम बी ये तो क्या हो गया लंब, और ओ बी ये हो गया आधार, तो एम बी बटे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये देखो एम बी और ये ओ बी, और इस थीटा कोण के लिए तो ये टेन थीटा हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एम बी प्लस कितना आ जाएगा, ओ बी टेन थीटा, और ओ बी, ओ से बी कितना है, ओ से बी कितना एक्स है, तो एक्स टेन थीटा। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 तक ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा मंकी है वो टी समय पर धरातल से कितने ऊंचाई पर है, तो वो ऊंचाई अगर हम यहाँ से देखें तो वो कितनी आएगी, तो बंदर की धरातल से टी समय पर ऊंचाई, तो वो ऊंचाई कितनी होगी, तो वो ऊंचाई हम निकालें अगर यहाँ पर देखें तो वो कितनी होगी, ए बी होगी। तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए बी बराबर होना चाहिए एम बी माइनस एम ए, इतना ही होना चाहिए। तो ए बी बराबर एम बी माइनस एम ए, तो ए बी बराबर एम बी कितना है, एम से बी, एम से बी, ये जो टोटल ये एम से बी है ये हमने निकाला ना समीकरण 4 में, कितना है एक्स टेन थीटा, ठीक है, और माइनस लगाया, और एम ए कितना है, एम ए, एम ए हमने कौन सी समीकरण से निकाला है, एम से लेकर के और ए तक की दूरी y डैश है ये, तो y डैश कितना निकाला है हमने, y डैश समीकरण 3 में, y डैश ये रहा समीकरण 3 में, ये कितना है हाफ जी टी स्क्वेयर, तो हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 5। अब जरा हम ये देखते हैं कि इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 जो है यहाँ पर वो इक्वेशन 2 के सिमिलर है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर जो निकाला ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। ए बी अगर y के बराबर हो गया कहाँ से, समीकरण 2 बराबर 5 से। देखो हमने दोनों जो यहाँ पर हमने किए हैं दोनों को अलग अलग किया है, हमने बुलेट का मोशन अलग लिया है और मंकी का अलग लिया है, दोनों में हमने कोई भी चीज एक से दूसरे में नहीं पुट की, लेकिन हमारे पास रिजल्ट जो आया वो दोनों के लिए सेम आ गया। यानी यहाँ पर कि हमारा बुलेट फायर करने के बाद धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, समीकरण 2 के अनुसार वो इतनी ऊंचाई पर है, और हमारा मंकी बुलेट फायर होते ही
नीचे की तरफ गिरता है और वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, तो वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है, ए बी ऊंचाई पर, जो हमने क्या निकाला, ये निकाला। अब ये इक्वेशन जो है और इधर से ये राइट साइड जो है ये इक्वल है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, वाई। यानी मंकी की धरातल से टी समय पर जो ऊंचाई है और बुलेट की धरातल से जो टी समय पर ऊंचाई है वो सेम है। ये दोनों एक ये बुलेट जो है मंकी को हिट कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये बंदर को गोली लगने की संभावना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई नत्तल है, ये हमने ऊर्ध्वाधर दिशा बना ली, ये ऊर्ध्वाधर दिशा बना ली और यहाँ नत्तल है और इस नत्तल से नीचे की तरफ इस तरह से, यहाँ से हम किसी पिंड को फेंकते हैं, यहाँ से यू वेग से, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसे यू वेग से फेंका है और थीटा कोण पर यहाँ से हमने इसको फेंका है। अब ये यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, और ये नत्तल को कहीं पर जाकर यहाँ पर काटेगा, यानी पिंड यहाँ पर पहुंचेगा। तो जहां पिंड गिरा वहां हमने क्षैतिज तल खींच दिया, एक्स अक्ष। तो हमने इसे कहाँ से छोड़ा, ए से छोड़ा, ठीक है। और ये नत्तल पर कहाँ गिरा, बी पर गिरा। अब हमें बताना है कि ए से बी तक ये जो विस्थापन है ये कितना है, ए बी। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका क्षैतिज विस्थापन यानी ये एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन एक्स ले लेते हैं और वाई अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है ये वाई ले लेते हैं। तो नत्तल का जो धरातल से कोण होगा वो भी यहाँ क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। नत्तल का जो धरातल से जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, नत्तल पर एक प्रक्षेप्य गति है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो प्रारंभ में उसका जो u वेग है असल में वो क्या है, उसका क्षैतिज वेग है। और प्रारंभ में उसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो शून्य होगा। गुरुत्वीय त्वरण g होगा, नीचे की तरफ प्लस में ले लेंगे क्योंकि गति नीचे की तरफ ही हो रही है इसलिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम a से सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं a से और b तक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या पहले हम क्या करते हैं, क्षैतिज गति का अध्ययन करते हैं ताकि हम समय निकाल सकें। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए से बी तक क्षैतिज गति की सेकंड समीकरण से। तो क्या होगी, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो जीरो हो गया। प्रारंभिक वेग वही u है, t हो गया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ गया, x बटे u। ये पहली समीकरण होगी हमारे पास कि उसको धरातल तक पहुंचने में x बटे u समय लगता है। अब दूसरी चीज, a से b तक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति किधर, नीचे की तरफ की सेकंड समीकरण। तो नीचे की तरफ ही होगी, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो y बराबर नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वेग क्या है प्रारंभ में, जीरो प्लस हाफ त्वरण क्या है नीचे की तरफ g और टी स्क्वायर। तो यहाँ t का मान रख देते हैं, t का मान कितना है, x बटे u का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, y बराबर हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारी टू। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, तो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या निकाल लेते हैं, लंब बटे आधार बराबर
टेन थीटा निकाल लेते हैं। ये देखो, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा कोण के सामने वाला लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब बटे आधार कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। यही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना बन जाएगा, तो यहाँ से y बराबर बन जाएगा x टेन थीटा। ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 इक्वल हो गए, दोनों y की वैल्यूज है, दोनों को इक्वल रख दो, तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्र अपॉन 2u² बराबर x टेन थीटा। चाहे तो x से x कट कर दो एक, ठीक है, और ये आ जाएगा जी एक्स बटे 2u, क्योंकि x 0 नहीं है इसलिए काट सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं काट सकते थे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, 2u², यहाँ से 2u² टेन थीटा अपॉन जी, x का ये आ गया हमारे पास वैल्यू, इक्वेशन 4। अब ये हमारे पास जो x का वैल्यू आया, एक बार दोबारे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a से b तक की दूरी। तो a से b तक की दूरी जो है वो हम क्या लेते हैं वापस, समकोण त्रिभुज AOB में हम करेंगे आधार बटे कर्ण। तो वो कितना होता है, cos थीटा होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। तो ये लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी को ऊपर ले जाएंगे, cos थीटा को नीचे ले आएंगे, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ओ बी बटे cos थीटा। और ओ बी कितना है, ओ से बी तक की दूरी कितनी है, x है, तो x बटे cos थीटा, या x 1 बटे cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, sec थीटा। अब x का मान कहाँ से रख देंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से उठाकर x का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास ए बी विस्थापन कितना आ जाएगा, x का मान रखने के बाद 2u² टेन थीटा अपॉन जी, ये x का वैल्यू रख दिया, और बाहर कितना है, sec थीटा। तो ये हमारे पास विस्थापन आ गया, यानी t समय में u क्षैतिज वेग से अगर नत्तल के शीर्ष से किसी पिंड को हम फेंकें तो वो नत्तल के ऊपर गति करता हुआ जहां गिरेगा नत्तल पर, वहां पर उसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 2u² टेन थीटा जी अपॉन जी सेक थीटा, जहाँ थीटा क्या है, नत्तल का क्षैतिज से कोण है। अभी तक हमने सभी तरह की प्रक्षेपीय गतियों का अध्ययन कर लिया। क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंककर प्रक्षेपीय गति, ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज दिशा में फेंककर प्रक्षेपीय गति, नत्तल पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ प्रक्षेपीय गति। अब हम नत्तल पर ऊपर की तरफ प्रक्षेपीय गति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक क्षैतिज दिशा ले ली, इस क्षैतिज दिशा में कोई नत्तल है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर है, ठीक है। अब इस नत्तल पर हम क्या करते हैं, किसी पिंड को u वेग से इस नत्तल से अल्फा कोण पर फेंकते हैं। तो जब हम इसे नत्तल से अल्फा कोण पर फेंकते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करेगा और उस नत्तल पर कहीं गिर जाएगा। अब नत्तल पर कहीं गिरेगा इस तरीके से, और हम क्या करेंगे कि नत्तल को x अक्ष मान लेंगे और नत्तल के लंबवत जो दिशा हो उसे y अक्ष मान लेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर अपनी गति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है तो इसकी वैल्यू होती है g। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे दो लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजित कर लेंगे। अब वो दो लंबवत अक्ष कौन से होंगे, एक तो नततल के अनुदिश और एक नततल के लंबवत। तो अगर ये कोण यहाँ थीटा है, ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कोण यहाँ पर थीटा हो जाएगा।
तो इधर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और इस दिशा में कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। इस तरह से तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर, जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जो पिंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ कहाँ, ओ, अधिकतम ऊंचाई ए और बिंदु बी। तो ओ से बी तक इसकी जो रेंज है उस पर जब बढ़ रहा है, तो जो त्वरण है ए एक्स, वो क्या होगा यहाँ पर, माइनस जी साइन थीटा होगा। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि त्वरण जो है वो इस दिशा में कार्य कर रहा है, इस नत तल पर त्वरण इस दिशा में कार्य कर रहा है जो जी साइन थीटा है। ठीक है। उसी तरह से ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जो है वो जी कॉस थीटा है, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति हम प्रारंभ में इस दिशा में ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे वाई अक्ष पर ए वाई जो त्वरण है वो कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। तो अब की बार हम थोड़ा सा इस चीज को कंसीडर करेंगे, और उसके अलावा हम नत्तल पर सभी गतियों का अध्ययन कर लेंगे। इसी तरह से एक्स अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग, तो वो कितना लेंगे हम, यू एक्स इक्वल्स, वो हम लेंगे यहाँ पर यू कॉस एल्फा। इस दिशा में क्या होगा, यू कॉस एल्फा होगा। ठीक है। और इस दिशा में क्या होगा, यू साइन एल्फा। इसे हम यू वाई लिख देंगे और इसे हम यू एक्स लिख देंगे। तो इसी तरह से वाई अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग वो कितना हो जाएगा, यू वाई इक्वल्स यू साइन एल्फा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ कंसीडर करनी है। अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, यानी उड्डयन काल निकालते हैं। तो पहला काम हम क्या करते हैं, उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये निकालते हैं। तो ये हम कैसे निकालते थे, इसे निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, हम ऊर्ध्वाधर गति के अध्ययन करेंगे। तो हम लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं बोलेंगे यहाँ, हम बोलेंगे वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर तो यहाँ पर अलग दिशा हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वाई अक्ष की दिशा में गति की सेकंड समीकरण से, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यहाँ t को हम क्या ले रहे हैं, उड्डयन काल ले रहे हैं, और हमारे पास y दिशा में जो त्वरण y दिशा में प्रारंभिक वेग है वो कितना है, वो है u साइन एल्फा, और हमारे पास y दिशा में जो त्वरण है वो कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। देखो वो अल्फा है, ये थीटा है। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी है, फेंकने से गिरने तक, ये फेंकने से और गिरने तक है। आपको पता ही है उड्डयन काल का मतलब कितनी देर हवा में रहता है, नत्तल पर। नत्तल पर हमने ओ से फेंका, और वो कहाँ गिरा, बी पर गिरा, नत्तल पर। तो हवा में कितनी देर रहा वो समय निकालना है हमें। तो जब फेंका तब भी नत्तल पर, जब गिरा तब भी नत्तल पर। इस अक्ष को हम भूल जाएंगे, यहाँ हमें इसी अक्ष को कंसीडर करना है। ठीक है। तो उसका विस्थापन कितना हुआ, वाई एक्स के दिस 0 हुआ। तो वाई इक्वल्स, तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, तो यहाँ हम 0 लेंगे बस। तो ये 0 इक्वल्स यू साइन एल्फा इंटू टी, और यहाँ पर माइनस हाफ, और ये ए वाई का वैल्यू रखा है ना, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, और यू साइन एल्फा माइनस जी कॉस थीटा टी अपॉन 2 इक्वल्स क्या है, 0 है। तो या तो टी बराबर 0 होगा, और या फिर यू साइन एल्फा
जी कॉस थीटा टी अपॉन 2 इक्वल्स 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे जी कॉस थीटा टी अपॉन 2 इक्वल्स यू साइन अल्फा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे। तो टी इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। यहाँ अल्फा जो है वो हमने जो पिंड को फेंका है वो नत्तल से कोण है, और थीटा जो है नत्तल का धरातल से कोण है। तो ये हमारे पास उड्डयन काल आ गया, ये उड्डयन काल हो गया। अगर हम किसी क्षैतिज तल पर फेंकते तो उड्डयन काल का मान होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर जी की जगह क्या आ रहा है, जी कॉस थीटा आ रहा है। बस इतना यहाँ पे फर्क है। अब दूसरा हम निकालते हैं कि नत तल पर उसका फेंकने से गिरने तक जो परास है वो क्या है। तो नत तल पर पिंड द्वारा तय विस्थापन, यानी इसे हम परास भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि ओ बी इक्वल्स आर जो है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में हम क्या करेंगे, गति की सेकंड समीकरण यूज करते हैं। वो कितनी होगी, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो x अक्ष की दिशा में O से, ये x अक्ष माना है ना नत्तल को हमने, O से और B तक उसका ये जो OB विस्थापन है ये निकालना है हमें। तो हम इसके लिए x इक्वल्स क्या ले लेते हैं, r, और u क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है, u cos अल्फा, और t क्या है यहाँ पर उड्डयन काल है जिसका मान है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है। अब जब हम क्षैतिज तल में फेंकते थे तब तो ax 0 होता था, लेकिन यहाँ ax 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हाफ ax का मान कितना है, माइनस जी, और देखो x अक्ष की माइनस जी साइन थीटा है। ये देखो इस तरफ है ना, पिंड इधर गति करता है और ये त्वरण इधर लग रहा है, इसलिए जी साइन थीटा। और यहाँ पर भी हमने रख दिया 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो r का जो वैल्यू बनेगा हमारे पास यहाँ पर, वो अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, और यहाँ पर u स्क्वायर 2g u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 से 4 कट कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ 2 बचा है। तो एक जी स्क्वायर से जी कट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r इक्वल्स 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी कोस थीटा, और ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक साइन थीटा भी है, साइन थीटा भी है, ये साइन थीटा है ना, ये भी है यहाँ पर। ये थोड़ा सा टिपिकल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया r इक्वल्स, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है इसमें मैं cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो कॉस से जब मैं ऊपर नीचे कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2u² साइन अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2u² साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम और करूँगा। मैं यहाँ से 2u² और साइन अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ अपॉन में जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ क्या बचेगा सामने, इस वाले यहाँ पर 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस अल्फा कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच गया कॉस अल्फा कॉस थीटा। और यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन थीटा, और बाकी सब कॉमन चला गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसे हम लिख सकते हैं r इक्वल्स 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक आइडेंटिटी है जिसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस थीटा। ये कॉस अल्फा प्लस थीटा है। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और ये है नत तल पर पिंड द्वारा प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज नत तल पर पिंड द्वारा प्रक्षेप्य गति में विस्थापन यानी परास। तो ये परास का मान आ गया। तो इस तरह से हम नत तल पर प्रक्षेप्य गति का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया।